हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बायोलॉजी की हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जहाँ पर आज अपन कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 को। इवोल्यूशन है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ह्यूगो डिवरीज के अनुसार विकास की क्रिया विधि किस प्रकार होती है। ह्यूगो डिवरीज ने किस तरीके से इवोल्यूशन के बारे में बताया था। चैप्टर नंबर 6 है, उसमें पूरा अपन इवोल्यूशन पढ़ते हैं। अब इवोल्यूशन के अंदर जो ह्यूगो डिवरीज है, उसने किस प्रकार से कहा कि विकास की क्रिया विधि इस तरीके से होती है। तो उनका मानना था कि साल्टेशन। साल्टेशन का मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, कि एक सिंगल स्टेप में एक बड़ा उत्परिवर्तन होता है, उसकी वजह से स्पीसीज का निर्माण होता है। क्या कंसेप्ट दी इन्होंने? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, इसी को क्या बोला था? साल्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनेक अकशेरुकियों के अग्रपाद की अस्थि संरचना में समान होती है, सिमिलरिटी इन द बोन स्ट्रक्चर ऑफ फोर लिम्ब। किसका उदाहरण है? ये एग्जांपल है होमोलॉगी का, समजातता। यानी जहां पर अपन होमोलोगस ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, समजात अंग। किसको बोलते हैं समजात अंग? होमोलोगस ऑर्गन जिनका ओरिजिन क्या होता है? सेम होता है। जिनकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, ये भी क्या होती है? सेम होती है। और जिनका फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है। ऐसे अंगों को क्या बोलते हैं? अपने समजात अंग बोलते हैं। तो जो कशेरुकियों के अग्रपाद होते हैं, ओरिजिन के अंदर सेम होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया? समजातता, होमोलॉगी का। पेंगुइन और डॉल्फिन के पक्ष उदाहरण। पेंगुइन और डॉल्फिन के जो पक्ष हैं, ये किसके एनालोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल है? ये एनालोगस ऑर्गन, समवर्ती अंग। और समवर्ती अंग है कौन से इवोल्यूशन को प्रदर्शित करते हैं? देखो, जो होमोलोगस होते हैं, एक कॉमन एंसेस्टर होता है, अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट हो गए वो, और वहां जाकर एक कॉमन एंसेस्टर था, अलग अलग स्पीसीज बना दी है। तो ये क्या डाइवर्ट हो रहे, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अलग अलग जगह की स्पीसीज होती है, वो एक जगह पर आती है, तो उनके अंदर कुछ करेक्टर होते हैं, वो कॉमन आ जाते हैं, कॉमन लक्षण आ जाते हैं, और वो समवर्ती अंग को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है हमें? समवर्ती नहीं पूछा, हमें यहाँ विकास के बारे में पूछा है। तो कौन से विकास को प्रदर्शित करेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को, अभिसारी विकास को। होमोलोगस ऑर्गन किसको प्रदर्शित करते हैं? वो प्रदर्शित करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, अपसारी विकास को। और एनालोगस ऑर्गन जो होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं अभिसारी विकास को। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 के अंदर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। चलिए अगला क्वेश्चन है, एस एल मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर एमिनो अम्ल उत्पन्न किए थे। तो उन्होंने क्या था? टेम्परेचर लिया था 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ 600 दो तो अपने आप ही कट गई। इसके अलावा इन्होंने क्या लिया? मेथेन लिया, तो मेथेन यहाँ आ गई। हाइड्रोजन लिया, अमोनियम लिया, वाटर वेपर था, जलवाष्प। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप भी चेक कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलिए अगला क्वेश्चन है, समवर्ती अंग निम्न कारणों से उत्पन्न हुए। अभी हमने बात की थी कि समवर्ती अंग जो होते एनालोगस ऑर्गन, ये किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ये कौन सा विकास है? अभी हमने बात की थी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अभिसारी विकास के कारण उत्पन्न होते हैं। कि अलग अलग जगह की स्पीसीज एक जगह आ जाएंगे। जैसे अपन बात करते हैं कि कीट के पंख, पक्षी के पंख। अब दोनों के जो पंख होते हैं उनके अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं है। समवर्ती अंग हम बोलते किसको है? जिनकी ओरिजिन डिफरेंट हो, इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, लेकिन फंक्शन सेम हो, कार्य समान हो, तो उनको बोलते हैं अपने समवर्ती अंग। और ये कौन से? देखो, दो चीजें याद रख लीजिए।
समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन, ये प्रदर्शित करेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, अपसारी विकास को। और जो समवर्ती अंग होते हैं एनालोगस ऑर्गन, ये प्रदर्शित करते हैं अभिसारी विकास को, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपालीय क्षमता सबसे अधिक है, इनके अंदर किसकी सबसे ज्यादा थी? कपालीय क्षमता निएंडरथल मानव की। कितनी होती है इनकी? क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी होती है। मानव के विलुप्त पूर्वजों केवल फल खाते थे और पत्थर के औजारों के साथ शिकार करते थे। पत्थर के औजार का इस्तेमाल कौन करता था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस करता था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से गलत कथन को छांटना है। जबड़ाविहीन मछली लगभग आ रहा, तो यहां पर देखो 480 दे रखा है। अब एनसीईआरटी के अंदर देखें तो इसको लेकर रखा 350। चलो इसको 350 कर लीजिए। 350 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुई। इसको कर लेते हैं 350 मिलियन वर्ष पहले जबड़ेविहीन जाले स्पीसीज बनी थी। टाइरेनोसोरस रेक्स सबसे बड़ा डायनासोर था और ये लगभग 20 फीट ऊंचा था। इसके दांत बहुत भयानक थे। ये बात भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक है। लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस नामक प्राइमेट अस्तित्व में थी। ये बात भी ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मस्तिष्क का आकार 1400 था और ये पूर्व और मध्य एशिया में 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व रहता था। ये बात गलत हो गई, क्योंकि ये विशेषता किसके बारे में? ये निएंडरथल मैन की होती। निएंडरथल मैन है, उसके कैपेसिटी थी, क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी, और वो 1 लाख से 40,000 साल पहले उपलब्ध था। तो ये स्टेटमेंट सीधा सीधा यहां से गलत हो जाएगा। गलत हमें पूछा है, तो ये हो गया। हार्डी वाइनबर्ग साम्यता जीन प्रवाह, जेनेटिक ड्रिफ्ट, उत्परिवर्तन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन द्वारा प्रभावित होता है। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण द्वारा। देखो हार्डी वाइनबर्ग का नियम क्या कहता है कि एक बड़ी पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन का साइज बड़ा है, रैंडम मैटिंग हो और म्यूटेशन ना हो, तो जीन एंड जीन फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहेगी। यदि समष्टि का आकार बड़ा हो, यादृच्छिक संगम हो, उत्परिवर्तन ना हो, तो जीन व जीन की बारंबारता पीढ़ी दर पीढ़ी नियत बनी रहती है। ये बात बोली थी हार्डी वाइनबर्ग ने अपने नियम के अंदर। कारक कौन से होते हैं जो हार्डी वाइनबर्ग को प्रभावित करते हैं? वह जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी आनुवंशिक विचलन, उत्परिवर्तन है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, और 5वां कारक होता है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण। औद्योगिक अतिकृष्णता, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की प्रक्रिया क्या दर्शाती है? नेचुरल सिलेक्शन को दर्शाती है, जहां पेपर्ड मोथ के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक चेंज नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस को समझाता है। हार्डी वाइनबर्ग का सिद्धांत नहीं होगा। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि यदि समष्टि का आकार बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ी है, तब ये लागू होगा, वरना तो होगा ही नहीं। पहली बात ठीक है। समष्टि में बारंबार उत्परिवर्तन ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समष्टि की अन्य समष्टियों के साथ अंतःक्रिया करने की कोई संभावना नहीं हो। समष्टि के सभी सदस्यों के बीच स्वतंत्र प्रजनन होता है। हार्डी वाइनबर्ग के सिद्धांत में क्या नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्या नहीं होगा? जीन में बार उत्परिवर्तन नहीं होने चाहिए। हार्डी वाइनबर्ग का नियम तभी लागू होगा जब जीन में म्यूटेशन ना हो, क्योंकि उन्होंने स्थिति को कांस्टेंट मानकर यह बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग लंबी गर्दन वाले जिराफों का विकास कैसे हुआ? तो लेमार्क का मानना था कि जिराफ छोटी गर्दन के हुआ करते थे, सामान्य गर्दन वाले, लेकिन जैसे जैसे स्थल की वनस्पतियां खत्म हुई, जिराफ ने ऊंचे पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए आगे वाले पैर और गर्दन का ज्यादा इस्तेमाल किया, जिससे लगातार गर्दन में खिंचाव आया, और यही करेक्टर इनहेरिटेंट हो गया जनरेशन टू जनरेशन, यानी उपादित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, जिसको कहा था कि ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर होता रहा, और धीरे धीरे जिराफ की गर्दन क्या हो गई? लंबी हो गई। यानी छोटी गर्दन वालों द्वारा गर्दन को कई पीढ़ियों तक खींचा गया, लेमार्क के अकॉर्डिंग।
तो वहां पर क्या बन गए, लंबी गर्दन वाले जिराफ का निर्माण हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। मनुष्य में कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? हालांकि अवशेषी वाला पार्ट अब सिलेबस के अंदर है नहीं, लेकिन यहाँ पर नाखून है, वो अवशेषी अंग नहीं है। निमेषक पटल होता है, पुच्छ कशेरुक होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये सारे मनुष्य के अंदर अवशेषी अंग होते हैं। गैलापागोस आइसलैंड पर पाई जाने वाली फिंचेज की अलग प्रकार की चोंच उसकी पोषण की विविध आदतों के कारण अनुकूलित हुई। जैसा कि डार्विन ने देखा था कि जो फिंच है गैलापागोस की, उसकी चोंच में वेरिएशन है। जैसा कि डार्विन द्वारा देखा गया, ये प्रमाणित करता है, किसको प्रमाणित करता है? ये कहता है कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, प्राकृतिक चयन द्वारा या प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संरचनाओं की जोड़ियां समजात हैं? आपको इसके अंदर होमोलोगस ऑर्गन है, उसके पैर को छांटना है। तो टीडे के पंख और उड़ने वाली गिलहरी की ये समजात नहीं है, क्योंकि टीडा एक प्रकार का क्या है, इनवर्टिब्रेट है। गिलहरी एक प्रकार की वर्टिब्रेट की कैटेगरी में आती है। हाइड्रा के स्पर्शक तारा मछली की भुजाएं ये भी नहीं है। चमगादड़ की अग्रभुजाएं और घोड़े के अग्रपात, बिल्कुल ये हो गया, चमगादड़ की अग्रपात और घोड़े के अग्रपात। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभिसारी विकास इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस को निम्न लक्षणों के द्वारा पहचाना जा सकता है। कौन सा लक्षण है जिसके द्वारा अभिसारी विकास को पहचाना जा सकता है? तो विभिन्न पूर्वजों से संबंधित समूह में समान लक्षणों का विकास, बी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ एक क्वेश्चन में पहले भी हमने बात की कि अलग अलग जगह पर कोई स्पीसीज है, स्पीसीज एक ये है, ये कोई स्पीसीज है, ये कोई स्पीसीज है, ये कोई स्पीसीज है। कन्वर्जेंस के अंदर क्या होता है कि एक जगह पर आते ही, अभिसारी का मतलब एक जगह आ रहे, तो भिन्न भिन्न क्या पूर्वज हैं, भिन्न पूर्वजों से संबंधित समूह में समान लक्षणों का विकास एक जगह पर जब आ जाएंगे तो इनके अंदर क्या होगा, एक जैसे लक्षण विकसित हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विकल्प समजात संरचनाओं का सही वर्णन करता है? समजात अंग किसको बोलते हैं? जिनके अंदर क्या होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर है या ओरिजिन है वो सेम होता है और इनके कार्य क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब देखिए इनमें से ऑप्शन कौन सा बन रहा है। अंगों में संरचनात्मक समानताएं, जैसे अपन बात करते हैं कि ह्यूमन हो चाहे जैसे घोड़ा हो, इनके 4 लिम्ब होते हैं, वो समजात अंग है, क्योंकि इनके 4 लिम्ब के अंदर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल सारी हड्डियां मिलेंगी। तो आंतरिक संरचना क्या होती है, इनकी समान होती है, संरचनात्मक समानता है, लेकिन भिन्न भिन्न कार्यों को करना, लेकिन काम अलग अलग होता है। पहले में ही आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम जीवन उत्पन्न हुआ था, पहला जीवन कहां उत्पन्न हुआ था? पानी के अंदर हुआ था, जल के अंदर। उत्पत्ति का स्वतः जननवाद समर्थन क्या करता है? स्वतः जनन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहती है? ये कहती है कि जीवन का निर्माण अपने आप ही क्या होता है, स्वतः हुआ था। नाम से ही पता चल रहा है, स्वतः उत्पत्ति, स्पॉन्टेनियस ओरिजिन, कि अपने आप ही जीवन बना था। संभवतः ऊर्जा का आरंभिक स्रोत क्या था? शुरू में इनिशियल सोर्स क्या था एनर्जी का? तो उस समय पर ओनली जो यूवी रेज थी, पराबैंगनी किरणें, यही एनर्जी का एकमात्र सोर्स थी। अनुकूलनी विकिरण का अर्थ क्या है? अडप्टिव रेडिएशन है, इसका मीनिंग क्या है? इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। एक समान भौगोलिक पृथक्करण के कारण होने वाले अनुकूलन, एक समान पूर्वज से विभिन्न स्पीशीज का विकास। यहां पर मान लीजिए कोई कॉमन एंसेस्टर है, अब ये अलग अलग जगह पर रेडिएशन की तरफ फैल गए और यहां जाकर क्या हो गई, ये अडप्ट हो गई। तो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में जाना और वहां अडप्ट हो जाना, इसी को क्या बोला जाता है, अडप्टिव रेडिएशन बोला जाता है। डार्विन की फिंच भी प्रदर्शन करती है, ऑस्ट्रेलियन मार्सिपियल के अंदर भी हम देखते हैं कि वो अडप्टिव रेडिएशन को शो करते हैं। तो एक समान पूर्वज से विभिन्न स्पीशीज का विकास। आधुनिक मानव का विकास नवीनतम एवं सीधा प्राग ऐतिहासिक पूर्वज कौन है? मॉडर्न मैन का सीधा प्राग ऐतिहासिक पूर्वज कौन है? वह इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर कौन है, नियंडरथल मानव। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो चैप्टर 6 से इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर उससे संबंधित थे। अब इसी तरीके से हमारे चैप्टर के बारे में डिस्कस करते जा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे टेस्ट
चल रहे हैं उन टेस्ट का सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे लाइव मिल रहा है, तो हर क्वेश्चनों को आप कवर करने का प्रयास करें, इनको भी कवर करें। इसके अलावा इनसे संबंधित और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी सारे संभावित वहाँ पर डाले गए ताकि एग्जाम के अंदर आपको काफ़ी मदद मिल सके। तो आज के वीडियो के अंदर अपन इतनी बात करेंगे, नए चैप्टर के साथ में फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।